Assalamu alaikum students, welcome to the channel online learning. Today we learn about the biology for grade 10. आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम बैलेंस एंड ह्यूमन इम्पैक्ट। आज हम देखेंगे कि हम इकोसिस्टम को किस तरह से बैलेंस रख सकते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से किस तरह से इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है। जितना भी हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो आपस में इंट्रैक्शंस करते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट में जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उनके साथ भी ऑर्गेनिजम्स इंट्रैक्शंस कर रहे होते हैं। तो इन इंट्रैक्शंस की वजह से हमारा जो इकोसिस्टम है वो हमारे स्टेडी और बैलेंस्ड रहता है। इसके अलावा हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल। तो ये जितने भी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होते हैं ये इकोसिस्टम को बैलेंस रखते हैं। और किस तरह से बैलेंस रखते हैं, ये हमारे जो इन्वायरमेंट के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसकी रीसाइक्लिंग करते रहते हैं। तो जब नेचुरल रिसोर्सेज की रीसाइक्लिंग होती रहती है तो वो डिप्लीट नहीं होते, ख़त्म नहीं होते। तो इस तरह से जो है वो इकोसिस्टम बैलेंस रहता है। ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को आप मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई कैसे कर रहे हैं कि वो डिफरेंट तरह के जो ट्रीज़ हो रहे हैं उनकी कटिंग कर रहे हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। तो ह्यूमन बींग्स जब इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करेंगे तो इससे जो इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो कम होता जाएगा। तो इस तरह से जो इकोसिस्टम और जो नेचर का जो बैलेंस होता है वो ख़त्म हो जाता है। किसकी वजह से? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बैलेंस के ऊपर ह्यूमंस की डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वजह से डिफरेंट तरह के फिनोमेनस जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो चले हम ये जितने भी फिनोमेनास हैं इनको हम डिटेल में देखते हैं कि ये किस वजह से काज हो रहे हैं और इनका क्या इफ़ेक्ट है। नंबर वन इज़ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्रीन हाउस गैसेज जिसमें हमारे पास शामिल है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन, ओजोन। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जब वो एटमॉस्फेयर में ऐड होती हैं तो उससे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो गैसेज है ये क्या करती है, अर्थ का जो लोअर पार्ट होता है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर का जो लोअर पार्ट होता है वहाँ पे ये गैसेज मौजूद रहती हैं। वहाँ से वापस जो है सोलर रेडिएशंस को, तो जब ये गैसेज यहाँ पे मौजूद रहती हैं तो जो सोलर रेडिएशंस आती हैं यानी सन की जो शुआएं यहाँ पे आके पड़ती हैं तो ये इन शुआओं को वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट बैक नहीं करने देती। तो उससे क्या होता है कि वो जो रेडिएशंस है, सोलर रेडिएशंस, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही जो है वो कैच हो जाती हैं, यानी कि वहाँ से वो निकल नहीं सकती। तो उससे क्या होता है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो हीट है वो उसके अंदर ही रहती है और अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के क्या इफ़ेक्ट है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पोलर आइस कैप्स हैं और जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। वो इतनी तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं जितनी तेज़ी से आइस की जो न्यू लेयर्स हैं वो इतनी तेज़ी से नहीं बन रही जितनी तेज़ी से जो पहले का जो पोलर आइस कैप्स और जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। और ग्लोबल वार्मिंग का जो दूसरा इफ़ेक्ट है वो ये है कि जो सी वाटर है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यानी हीट की वजह से सी वाटर जो है वो एक्सपेंड कर जाता है, फैल जाता है। तो उससे क्या होता है, सी लेवल जो है वो राइज़ कर जाता है, सी का जो लेवल होता है वो ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट कर जाते हैं। जब ग्लेशियर्स मेल्ट कर जाते हैं तो रिवर्स ओवरफ्लो कर जाते हैं, रिवर्स में पानी ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से फ्लड्स काज होते हैं। दी मेल्डीव सर्वाइवल। साइंटिस्ट को इस बात का ख़तरा है कि जो सी का जो लेवल है वो हर साल 0.9 सेंटीमीटर वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो सी लेवल जब इंक्रीज़ होगा तो उसका जो कोस्टल कंट्रीज़ होते हैं जो कि बिल्कुल सी के बिल्कुल कोस्ट पे पाए जाते हैं उनको जो है वो ख़तरा होगा। तो आइलैंड्स जितने भी मोस्टली जो आइलैंड्स होते हैं जिसमें हमारे पास शामिल है आइलैंड ऑफ मेल्डीव्स, ये सी लेवल से 1 मीटर यानी कि ऊंचा पाया जाता है। सी लेवल से इसकी जो हाइट है वो सिर्फ 1 मीटर अबव सी लेवल है। तो इसकी वजह से साइंटिस्ट ये एस्टिमेट लगा रहे हैं कि अगले 100 सालों में जो मेल्डीव्स है वो अनइनहेबिटेबल बन जाएगा, यानी कि वहाँ पे कोई भी वहाँ पे नहीं रह सकेंगे और वहाँ के जो मेल्डीव्स के जो सिटीजन्स हैं उनको वहाँ से उस जगह को खाली करके जाना पड़ेगा क्योंकि जो सी लेवल है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है जिसकी वजह से जो कोस्टल कंट्रीज़ हैं उनको ख़तरा है।
ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस क्या होता है? द टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट रेफर्स टू द फिनोमेना इन विच सर्टन गैसेस ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना होता है जिस फिनोमेना में एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस होती हैं जिनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ये ग्रीन हाउस गैसेस उस हीट को अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं। ये गैसेस एक गिलास के तौर पे एक्ट कर रही होती हैं और ये इन गैसेस का काम क्या है, ये गैसेस इनर हीट को अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं और उसको बाहर नहीं निकलने देती। जब सूरज की जो रेडिएशंस होती हैं, सन की जो लाइट होती है वो अर्थ की जब सरफेस पे पड़ती है तो उस वो जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है हीट एनर्जी में। और अर्थ की सरफेस में ये जो हीट एनर्जी है जब वो अर्थ की सरफेस के साथ टकराती है तो अर्थ की सरफेस से टकराने के बाद वो दोबारा स्पेस में जाती है इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में। लेकिन जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो क्या करती हैं, वो इंफ्रारेड रेडिएशन को अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं और ट्रैप करके ये उन रेडिएशंस को दोबारा अर्थ की तरफ भेज देती हैं। ये जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस हैं और इन गैसेस की जो अमाउंट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होती जा रही है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट का फिनोमेना काज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड्स ये हमारे पास इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और ईयर 1800 से लेके अब तक कार्बन डाइऑक्साइड की जो एटमॉस्फेयर में अमाउंट है वो 30% इंक्रीज़ हो चुकी है। मीथेन की अमाउंट पहले वाली अमाउंट से डबल हो चुकी है और नाइट्रस ऑक्साइड की जो अमाउंट है वो 8% इंक्रीज़ हो चुकी है। तो जब ग्रीन हाउस गैसेस की अमाउंट इंक्रीज़ होगी तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का जो फिनोमेना है उसकी अमाउंट भी इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट इज़ एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है कि जब भी रेन फॉल होती है पोल्यूटेड एयर में, ऐसी हवा में जिसमें पोल्यूशन हो, वहाँ पे जब बारिश होती है तो ये जो बारिश का पानी है जब ये ज़मीन की तरफ आ रहा होता है तो उसको उस हवा में उस एयर में डिफरेंट तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं जिसमें हमारे पास शामिल है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये जो केमिकल्स हैं ये उस बारिश के पानी के साथ वाटर वेपर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में इंटरेक्ट करके ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना देते हैं। ये जो एसिड्स हैं ये हाई टेम्परेचर पर वेपर्स की फॉर्म में रहते हैं और जैसे ही टेम्परेचर गिरता है, जैसे ही टेम्परेचर फॉल होता है यानी टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये जो एसिड्स हैं ये कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और रेन के साथ या फिर स्नो के साथ मिक्सअप हो जाते हैं और अर्थ की तरफ आते हैं। तो इसकी वजह से जो रेन होती है उसका जो पीएच होती है वो एसिडिक हो जाती है और एसिडिक पीएच हमारे पास जो रेंज करती है वो है 3 to 6। इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के क्या इफ़ेक्ट्स हैं? तो एसिड रेन का जो सबसे पहला इफ़ेक्ट है वो ये है कि एसिड रेन की वजह से डिफरेंट रिवर्स और लेक्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और जिसकी वजह से वाटर की जो पीएच है वो कम हो जाती है और जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स, ऐसे एनिमल जो कि पानी के अंदर रहते हैं, वो इस पानी के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। एसिड रेन का जो सेकंड इफ़ेक्ट है वो ये है कि एसिड रेन क्या करती है, सॉइल के अंदर से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होती है उनको जो है वो वॉश कर देती है और ट्रीज़ की जो बार्क होती है यानी कि उनकी जो लकड़ी होती है और जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं और या फिर रूट के जो हेयर्स होते हैं उन सब को नुकसान पहुंचाती है एसिड रेन। इसके अलावा लीफ में जो पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, वो भी एसिड रेन की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। एसिड रेन का थर्ड इफ़ेक्ट जो है वो ये है कि जितनी भी मेटालिक सर्फेसिस होती हैं, लोहे की बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, जब वो एसिड रेन से एक्सपोज होती हैं तो उनको जल्दी जो है वो जंग लग जाता है। इसके अलावा फैब्रिक, कपड़ा, पेपर और जो लेदर प्रोडक्ट्स हैं, ये जितने भी मटेरियल्स हैं जब इनके ऊपर एसिड रेन पड़ती है तो इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। इस तरह से जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं जिनमें लाइमस्टोन यूज़ होता है, मार्बल, डोलोमाइट, मोर्टर और स्लेट जो यूज़ होता है बिल्डिंग मटेरियल्स में, वो एसिड रेन्स की वजह से वीक हो जाता है क्योंकि एसिड रेन जब होती है तो उसमें सोलुबल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो रही होती है। यही रीज़न है कि एसिड रेन की वजह से डिफरेंट हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जिसमें हमारे पास एग्जांपल है फेमस ताजमहल की। ताजमहल को बहुत सी जगहों से जो है वो जंग लग चुका है। उसकी रीज़न जो है एसिड रेन की वजह से ताजमहल की जो बिल्डिंग है वो भी ख़राब हो रही है।
थर्ड इज़ डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन क्या होता है? डिफोरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट बाय नेचुरल काजेज़ और ह्यूमंस। जब हम फॉरेस्ट को, जंगलात को क्लियर कर देते हैं किसी भी नेचुरल रीज़न की वजह से, या फिर ह्यूमंस अपने यूज़ के लिए जंगलात को क्लियर कर देते हैं, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं डिफोरेस्टेशन। लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट जो है वो एग्रीकल्चर के लिए उसको क्लियर किया जाता है, ताकि उस ज़मीन को खाली करके वहाँ पे हम एग्रीकल्चर कर सकें, वहाँ पे जंगलात को काट के हम फैक्ट्रीज़ बना सकें, रोड्स बना सकें, रेलवे ट्रैक्स बना सकें, या फिर हम माइनिंग कर सकें। तो ह्यूमन जो हैं वो ट्रीज़ की कटिंग करते हैं ताकि वो उन ट्रीज़ से लकड़ी हासिल कर सकें, और इस लकड़ी को वो डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए या फिर हीट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, जो जंगलात में जो रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनका शिकार कर देते हैं, और यही जो एनिमल्स होते हैं ये बहुत से इंसेक्ट्स के प्रीडेटर्स होते हैं, इंसेक्ट का शिकार कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जब ह्यूमन बींग्स उन एनिमल्स को ही खा लेंगे तो उन जंगलात में जो इंसेक्ट की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वो जो फॉरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। क्योंकि वो जो इंसेक्ट पेस्ट हैं वो इन फॉरेस्ट के जो शूट्स होते हैं उनको खा रहे होते हैं, और वहाँ पे डिफरेंट तरह की डिजीज़ को फैला रहे होते हैं। तो ये सारी रीज़न्स हैं जिन रीज़न्स की वजह से हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, यानी कि जंगलात को क्लियर करते हैं और उसको अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहला जो इफ़ेक्ट है वो है फ्लड्स। जब आप जगह को खाली कर देंगे, वहाँ पे जो जंगलात है, दरख्त काट देंगे, तो उसकी वजह से सैलाब ज़्यादा आएंगे। ड्राउट होगा, यानी कि वहाँ पे पानी की कमी हो जाएगी, वो ज़मीन जो है वो बिल्कुल बंजर हो जाएगी। लैंड स्लाइडिंग के ख़तरात ज़्यादा होते हैं। सॉइल इरोजन होती है, क्योंकि जब ट्रीज़ होते हैं ना जिस जगह पे, वहाँ पे सॉइल जो है वो मजबूती से बंधी रहती है। लेकिन जब आप वहाँ पे ट्रीज़ को काट देंगे, जगह को खाली कर देंगे, तो जो सॉइल है उसकी सॉइल में जो है वो इरोजन काज हो जाती है। इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग काज हो रही होती है। ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए ट्रीज़ ज़रूरी होते हैं, लेकिन अगर आप ट्रीज़ को काट देंगे तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग काज होती है। इस तरह से लॉस ऑफ हैबिटेट ये भी डिफॉरेस्टेशन का इफ़ेक्ट है, क्योंकि जो जंगलात होते हैं वो बहुत से एनिमल्स के लिए, बहुत से परिंदों के लिए वो रहने की जगह होती है, वो उनका हैबिटेट होता है। तो जब आप जंगलात को काट देंगे तो उनका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फोर्थ वन इज़ ओवर पॉपुलेशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब 250 ईयर्स पहले जब स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त जो दुनिया की जो पॉपुलेशन थी वो 600 मिलियन थी। उस वक्त लगता था कि ये जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 10 टाइम्स 6 मिलियन से 10 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि 2025 तक ये जो पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन तक जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न है बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़। आज के लोगों को हेल्थ की फैसिलिटीज़ ज़्यादा प्रोवाइड की जाती हैं, जिसकी वजह से जो मोर्टेलिटी रेट है, डेथ का जो रेट है वो कम हो गया है। लोगों को ज़्यादा सहूलतें मिल रही हैं, और जो डेथ रेट है वो कम हो गया है जिस बेटर फैसिलिटीज़ की वजह से। और जब डेथ रेट कम होगा तो ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, तो जिसकी वजह से ओवर पॉपुलेशन जो है वो कॉज होती है। फिफ्थ वन इज़ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मीन्स ग्रोइंग ऑफ सिटीज़। अर्बनाइजेशन का मतलब ये है कि लोग जो हैं वो डिफरेंट रूरल एरियाज़ को छोड़ के, गाँव वाली जगह को छोड़ के सिटीज़ की तरफ मूव करते हैं। सिटीज़ की तरफ मूव क्यों करते हैं? वो अच्छी जॉब की तलाश में, अच्छी एजुकेशन की तलाश में, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में, और अपने जो लिविंग का जो स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए लोग जो है वो डिफरेंट रूरल एरिया से सिटीज़ की तरफ मूव करते हैं। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं अर्बनाइजेशन। इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन के इफ़ेक्ट क्या हैं? सबसे पहला जो अर्बनाइजेशन का इफ़ेक्ट है वो ये है कि अर्बन की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो सारे लोगों को जो बेसिक फैसिलिटीज़ है या फिर बेसिक नीड्स है, जिसमें हमारे पास आ जाती है हेल्थ, एजुकेशन, शेल्टर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, तो गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो वो मोस्टली जो लोग जो माइग्रेट करते हैं सिटीज़ की तरफ,
उनको सिटीज़ में आने के बाद अच्छी जॉब्स नहीं मिलती और वो अर्बन पुअर का बिल्कुल वो है वो पार्ट बन जाते हैं। इसके अलावा अर्बनाइजेशन का जो थर्ड इफेक्ट है वो है ओवर क्राउडिंग। अर्बनाइजेशन की वजह से स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स की वजह से ओवर क्राउडिंग हो गई है, यानी लोगों की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है। स्लम एरिया जिसको हम कहते हैं कच्ची आबादी का जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो रहा है और वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, कच्ची आबादी में रहने वाले लोग, वो मुख्तलिफ़ किस्म की डाइजीज़ के रिस्क पर हैं। अर्बनाइजेशन एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, हम इसको स्टॉप नहीं कर सकते लेकिन हम इसको कुछ हद तक मैनेज कर सकते हैं। पाकिस्तान का जो करंट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है वो है 32%, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक ज़्यादा हाई नहीं है। कंट्रोल ऑफ अर्बनाइजेशन, हम अर्बनाइजेशन को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अर्बनाइजेशन के लिए अगर हम ख़ास किस्म की प्लानिंग करें तो इससे हमारे बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। जो सबसे पहला जो मेथड है वो है थिक ग्रीन बेल्ट्स। सिटीज़ के अंदर हमें थिक ग्रीन बेल्ट्स यूज़ करनी चाहिए। थिक ग्रीन बेल्ट्स की मदद से हम अपनी जो सराउंडिंग में है जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास मेथड है वो ये है कि जो ओपन प्लेसेस हैं सिटीज़ के अंदर उनको रिज़र्व करना चाहिए डिफरेंट किस्म के जोनिंग के लिए या फिर लैंड प्लान्स के लिए, यानी कि एक ख़ास किस्म का प्लान बना के ओपन स्पेसेस को यूज़ करना चाहिए। अर्बन स्प्रेड आउट को रोकना चाहिए, यानी लोगों को रूरल एरिया से सिटीज़ की तरफ मूव करने से रोकना चाहिए। इसके अलावा यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चाहिए कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, अपनी ट्रांसपोर्ट को, अपनी अलग से जो ट्रांसपोर्ट है अपनी पर्सनल ट्रांसपोर्ट उसको यूज़ ना करें। तो इस तरह से हम काफ़ी हद तक अर्बनाइजेशन को इफ़ेक्टिव तरीके से मैनेज कर सकते हैं। I hope students you have gained the concept of ecosystem balance and human impact. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.